हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो हम पढ़ेंगे खनिज, जिसमें से कोयला होगा। खनिज में हम कोयला पढ़ेंगे। और इससे पहले हमने विश्व के भूगोल के कई सारे वीडियो कंप्लीट कर चुका हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के शेष वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ। तो जो पहली बार आए हों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी जरूर बजाएं। यह है बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये बीपीएससी पूर्व अवलोकन PYQ है। तो चलिए पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन आज के क्लास का। तो कोयले का सामान्य प्रकार है, इसमें से बताना है कि कोयले का सामान्य प्रकार क्या है। तो बिटुमिनस कोयला ये कोयले का सामान्य प्रकार है। कोयला मुख्यतः कार्बन के यौगिक का मुक्त कार्बन मिश्रण है और कार्बनीकरण रासायनिक क्रिया के द्वारा वानस्पतिक पदार्थों को कोयले में परिवर्तन होता है। कार्बन के अंश के आधार पर कोयला 4 प्रकार का होता है: एंथ्रेसाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला, लिग्नाइट कोयला और पीट कोयला। उपरोक्त चारों प्रकार के कोयले में बिटुमिनस सामान्य किस्म का कोयला माना जाता है। एंथ्रेसाइट अत्यंत उत्तम कोटि का तथा पीट सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है और भारत में कुल प्राप्त कोयले का लगभग 98% से अधिक भाग प्राचीन काल के गोंडवाना शैलों में पाया जाता है। गोंडवाना युगीन कोयला मुख्यतः बिटुमिनस प्रकार का है। पत्थर के कोयले के भंडार में कौन देश संसार में अग्रणी है? पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश संसार में अग्रणी है? तो चीन जो है सबसे आगे है। प्रश्न काल के दौरान पत्थर के कोयले के भंडार में चीन प्रथम स्थान पर, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका द्वितीय एवं भारत जो है तृतीय स्थान पर थे। वर्ष 2020 के अंत तक एंथ्रेसाइट व बिटुमिनस कोयले के प्रमाणित भंडार में संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम स्थान और इसके बाद मुख्यतः चीन एवं भारत का स्थान आता है। निम्नलिखित देशों में से किसमें कोयले का सबसे बड़ा संचित भंडार है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे बड़ा संचित भंडार संयुक्त राज्य अमेरिका में है। कोयले का सबसे बड़ा संचित भंडार संयुक्त राज्य अमेरिका के पास, इसके बाद क्रमशः रूस, ऑस्ट्रेलिया, चीन और भारत के पास कोयले का सर्वाधिक संचित भंडार है। विश्व स्तर पर कोयले के संचित भंडार में भारत का स्थान 5वां। कोयले के शीर्ष उत्पादक देशों में क्रमशः चीन, भारत, इंडोनेशिया तथा संयुक्त राज्य अमेरिका है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो चाइना जो है सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश है। वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन 2018-22 के अनुसार वर्ष 2022 में सर्वाधिक कोयला उत्पादन में चीन का स्थान प्रथम है। निम्नलिखित में से कौन एक जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है? तो बी, लॉरेन बेसिन जो है ये जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है। जबकि रूर घाटी और सार बेसिन और अचेन बेसिन जर्मनी के कोयला क्षेत्र हैं, जबकि लॉरेन बेसिन फ्रांस का कोयला क्षेत्र है। लौह अयस्क का क्रीवाय रोग नामक विश्व प्रसिद्ध भंडार स्थल किस देश में स्थित है? तो ये यूक्रेन में स्थित है। लौह अयस्क का क्रीवाय रोग नामक विश्व प्रसिद्ध भंडार क्षेत्र यूक्रेन में स्थित है। इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खोज 18वीं सदी के अंत में हुई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? तो उपरोक्त में से कोई नहीं। रस्ट बाउल या रस्ट बेल्ट संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तर पूर्वी लौह उत्पादन करने वाला आर्थिक क्षेत्र है। इसमें इलिनॉयस और इंडियाना, मिशिगन, ओहियो तथा पेंसिल्वेनिया का क्षेत्र शामिल है। इसमें ग्रेट लेक्स प्रदेश, पिट्सबर्ग प्रदेश आदि शामिल है, अतः एक से अधिक विकल्प सही है। सोना निम्न देशों में से
निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन हुआ? तो ये चीन में सर्वाधिक सोने का उत्पादन हुआ। वर्ल्ड मिनरल्स प्रोडक्शन 2018-22 के वर्ष 2022 के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार विश्व में सर्वाधिक सोने का उत्पादन चीन में हुआ। इसके अनुसार वर्ष 2022 में चीन में से 3,72,048 किलोग्राम, रूस में 32,000 किलोग्राम, ऑस्ट्रेलिया में 3,06,320 किलोग्राम तथा कनाडा में 1,92,012 किलोग्राम सोने का उत्पादन हुआ। निम्नलिखित में से कूल गाड़ी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? तो इसमें से सोना खनन उत्पन्न होता है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित कूल गाड़ी सोना खनन के लिए प्रसिद्ध। वर्तमान में ये पर्यटकों के बीच माइनिंग घोस्ट टाउन के रूप में प्रसिद्ध है। जोहान्सबर्ग विख्यात है। तो जोहान्सबर्ग किस लिए विख्यात है? ये स्वर्ण खनन हेतु विख्यात है। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका के गौटेक प्रांत की राजधानी है और ये सोना और हीरा खनन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। पहला कथन है कि घाना तट पर सोने के समृद्ध प्लेसर जमाव पाए जाते हैं और ब्राज़ील में सोने की सिराएं पाई जाती हैं। कारण आर किसी समय में महाद्वीपीय अटलांटिक तट के साथ एक साथ संयुक्त थे। सही उत्तर क्या होगा? तो चौथे का जो सही उत्तर है बी उत्तर एकदम से करेक्ट होगा, अर्थात ए और बी दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या है। घाना पश्चिमी अफ्रीका का एक देश है जो गिनी की खाड़ी के तट पर स्थित है। घाना तट पर सोने के समृद्ध प्लेसर जमाव पाए जाते हैं और ब्राज़ील में सोने की सिराएं पाई जाती हैं। भूगर्भ शास्त्र के अनुसार ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी समय ये महाद्वीप अटलांटिक तट के साथ एक साथ संयुक्त थे। अतः अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या है। एल्युमिनियम विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो यूएसए जो है ये एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन 2018-22 के अनुसार वर्ष 2022 में एल्युमिनियम प्राथमिक उत्पादन करने वाले विश्व के 5 शीर्ष देश इस प्रकार हैं। पहला है चाइना, दूसरा है रूस, तीसरा कनाडा, चौथा यूएई, पांचवा भारत। जबकि प्रश्नकाल में चीन, रूस, कनाडा तथा यूएई के बाद सर्वाधिक उत्पादन संयुक्त राज्य अमेरिका में होता था। अतः सही उत्तर सी सही होगा। टिन मिलता है। तो टिन कहाँ पर मिलता? प्लेसर निक्षेपों में मिलता है। विश्व में प्राप्त होने वाली टिन का अधिकांश प्लेसर निक्षेपों से प्राप्त होती है। ये निक्षेप रिवर बेड्स में पाए जाते हैं। अधिकांश प्लेसर निक्षेप दक्षिण पूर्व एशिया में फैले हैं। पेट्रोलियम संयुक्त राज्य अमेरिका के अतिरिक्त विश्व के निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक सबसे बड़ा कच्चा तेल उत्पादक है? तो सबसे बड़ा कच्चा तेल उत्पादक ये रूस है। कौन? रूस। वर्ष 2019 में इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2020 के अनुसार यूएसए के बाद क्रमशः रूस एवं सऊदी अरब कच्चे तेल के सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तेल के कोष सबसे ज़्यादा किस देश में हैं? तो ये वेनेजुएला में तेल के कोष सबसे ज़्यादा हैं। भारतीय खान ब्यूरो द्वारा प्रकाशित इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2022 के आंकड़ों के अनुसार कच्चे तेल के सबसे बड़े प्रमाणित भंडार वेनेजुएला में है। वेनेजुएला में विश्व का लगभग 19.64% कच्चे तेल का भंडार है। यूरेनियम किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? तो ये पिच ब्लेड से रेडियम प्राप्त किया गया। रेडियम रेडियो एक्टिव रासायनिक अवयव है। इसका प्रतीक Ra है। इसे यूरेनियम अयस्क पिच ब्लेड से प्राप्त किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? तो कजाकिस्तान जो है सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है।
वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन के वर्ष 2022 के आंकड़ों के अनुसार विश्व में सर्वाधिक यूरेनियम का उत्पादन करने वाला देश कजाकिस्तान है। यहाँ विश्व का लगभग 43% यूरेनियम उत्पादित होता है और दूसरे एवं तीसरे स्थान पर क्रमशः कनाडा तथा नामीबिया का स्थान है। खनिज और विविध से प्रश्न है कि ऊर्जा के वाणिज्यिक क्षेत्रों में विशुद्धता शामिल होते हैं, तो शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल, विद्युत और यूरेनियम। ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धता शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल, विद्युत और यूरेनियम है। नगर और उद्योग से संबंधित क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है, तो लंदन जो है धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। लंदन धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। परिवहन, सूची 1 को 2 से मिलान करना है, तो यूरोपीय पार महाद्वीपीय रेल जो है ये 5वां पेरिस से वारसा मिलाएंगे। बी नंबर है पार एंडीज रेल जो है ये ब्यूनस आयर्स से वालपरेजो। पार साइबेरिया रेल जो है ये दूसरा से लेनिनग्राद से व्लादिवोस्तोक। ओरिएंट एक्सप्रेस जो होगा इसको 1 से मिला देंगे, पेरिस से इस्तांबुल तक ओरिएंट एक्सप्रेस, इसलिए पहला ऑप्शन करेक्ट है। यूरोपीय पार महाद्वीपीय ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग पेरिस फ्रांस से वारसा पोलैंड तक जाता है। पार एंडीज जो ट्रांस एंडीज रेलमार्ग चिली के वालपैराइजो से अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स तक जाता है। ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। यह यूरेशिया महाद्वीप के पश्चिम में स्थित सेंट पीटर्सबर्ग को पूर्व में प्रशांत महासागर के तट पर स्थित व्लादिवोस्तोक नगर से जोड़ता है। ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग का मुख्य ट्रैक व्लादिवोस्तोक से मॉस्को के मध्य विस्तारित है। एक कनेक्टिक सेवा का उपयोग कर पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग तक यात्रा की जा सकती है। ओरिएंट एक्सप्रेस यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग है और यह यूरोप के 8 बड़े देशों से होकर के गुजरता है। यह रेल मार्ग ली हावरे एवं पेरिस को तुर्की के इस्तांबुल से मिलता है। पत्तन और बंदरगाह, निम्नलिखित में से कौन एक पत्तन नगर नहीं है, तो कैनबरा जो है ये पत्तन नगर नहीं है। कैनबरा जो ऑस्ट्रेलिया की वर्तमान राजधानी है को छोड़ करके उपरोक्त में दिए गए सभी नगर बंदरगाह नगर हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है, तो सेंटोस जो है कहवा पत्तन के बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। सेंटोस से सर्वाधिक कॉफ़ी का निर्यात किए जाने के कारण इसे विश्व के कॉफ़ी बंदरगाह या कहवा पत्तन भी कहा जाता है। पेरीप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी किसने लिखा था, तो ये लिखा था उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन सही है। पेरीप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी या पेरीप्लस या लाल सागर का पेरीप्लस कोइन ग्रीक में लिखा गया एक ग्रीको रोमन पेरीप्लस है जो रोमन मिस्र के बंदरगाहों जैसे लाल सागर के तट पर बेरेनियस ट्रोग्लोडाइटिका, अफ्रीका के हॉर्न, पाकिस्तान का सिंध क्षेत्र और भारत के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों के साथ पथ प्रदर्शन और व्यापार अवसरों का वर्णन करता है। इसमें तथ्यों को पहली और तीसरी शताब्दी के बीच अलग अलग तिथियों के रूप में वर्णित किया गया। मध्य पहली शताब्दी की तारीख अब इस सबसे अधिक स्वीकृत, जबकि इसका लेखक अज्ञात है। विविध प्रश्न है कि अंतरिक्ष मिशन और खोज को क्या करना है, मिलान करना है। तो कैसिनी ह्यूजेंस को हम शुक्र से मिलाएंगे। इसकी खोज, शुक्र की खोज जो है ये कैसिनी ह्यूजेंस ने किया था। जूनो ने बृहस्पति की खोज की थी। जूनो ने किसकी खोज की, तो बृहस्पति की खोज जूनो के द्वारा किया गया। और कैसिनी ह्यूजेंस ने शुक्र की खोज की थी, शुक्र की खोज। और आर्टेमिस
ने खोज किया था मानव अंतरिक्ष उड़ान चंद्रमा से मंगल ग्रह तक। तो इसलिए इसका मिलाएंगे चौथा से, और डी का मिलान करेंगे तीसरा से। इसको दोबारा मिलाते हैं। तो कैसिनी ह्यूजेंस ने खोजा था क्या, शनि और उसके वलय को, इसलिए इसको 2 से मिलान करेंगे। जूनो ने बी को ए से, जूनो ने बृहस्पति की खोज किया था, और आर्टेमिस के द्वारा खोजा गया था मानव अंतरिक्ष उड़ान चंद्रमा से मंगल ग्रह तक, और वेरिटॉस की खोज शुक्र के द्वारा किया गया। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा दूसरा बी ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे कैसिनी ह्यूजेंस एक अंतरिक्ष यान मिशन है जो वर्ष 2004 से शनि और उसके वलय का अध्ययन कर रहा। जूनो एक अंतरिक्ष यान है जिसको वर्ष 2011 में बृहस्पति ग्रह के अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया था। आर्टेमिस नासा का मानव रहित मिशन। 16 नवंबर 2022 को नासा ने मानव रहित चंद्रमा मिशन आर्टेमिस को लॉन्च किया था। ओरिटास नासा का शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए नवीन मिशन है। इसे वर्ष 2028-30 के मध्य शुरू किया जाएगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन एस्कर और ड्रमलिन के संबंध में है। तो इसमें से बताना है कौन सा उत्तर सही होगा। तो इसमें से बी ऑप्शन 1, 2 और 4 सही है। 1 सही है, 2 और 4 सही है, तीसरा गलत है। तो क्या सही है कि एस्कर क्रूड बेडेड बजरी और रेत की लकीरें हैं, तो ये सही है। ड्रमलिन ज़्यादातर बोल्डर और मिट्टी के बने होते हैं, तो बी दूसरा भी सही है। अंडे की टोकरी स्थलाकृति एस्कर इलाकों की विशेषता है, तो ये गलत है। जबकि एस्कर ग्लेशियरों और धाराओं के द्वारा निर्मित होते हैं, ड्रमलिन ग्लेशियर की क्रियाओं से उत्पन्न होते हैं, इसलिए चौथा सही है। तो यहाँ पे ग्लेशियरों या हिम के पिघलने से प्राप्त जलधाराओं के द्वारा मलबा के निक्षेपण से निर्मित एस्कर लंबे, संकरे और कटक होते हैं, जिनके किनारे तीव्र ढाल वाले एस्कर होते हैं, और एस्कर की संरचना बजरी, रेत तथा कंकड़ पत्थर के द्वारा होती है। हिमनद के निक्षेप के द्वारा निर्मित स्थल रूपों में ड्रमलिन गोलासम मृतिका के द्वारा निर्मित एक प्रकार के ढेर या टीले होते हैं, जिनका आकार उल्टी नौका या कटे हुए उल्टे अंडे के समान होता है। अंडे की टोकरी स्थलाकृति ड्रमलिन युक्त इलाकों की विशेषता है और ड्रमलिन ग्लेशियर की क्रियाओं से उत्पन्न होते हैं। पर्यावरण किससे बनता है? तो पर्यावरण बनता है उपरोक्त सभी से, जीवीय घटकों से बनता है और भू आकृतिक घटकों से बनता है और अजीय घटक से, अर्थात उपरोक्त सभी कथन सही है। पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है तथा जैविक एवं अजैविक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तत्वों से इनकी रचना होती है। और पर्यावरण के 3 घटक हैं। पहला है भौतिक एवं अजैव घटक, जिसमें से आता है स्थल, वायु और जल आता है। जैविक संगठक के अंतर्गत पादप, मनुष्य, जंतु, सूक्ष्मजीव आते हैं। ऊर्जा संगठक के अंदर सौर्यिक ऊर्जा एवं भूतापीय ऊर्जा आता। हीट वेव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हीट वेव इनमें से कौन सा सही है? तो यदि किसी मैदानी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक तक पहुंच जाता है तो इसे हीट वेव न माना जाता है। तो पहला ऑप्शन क्या होगा? गलत है। यदि किसी पहाड़ी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री या इससे अधिक तक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। तो दूसरा ऑप्शन भी गलत है। इसमें पूछता है कौन सा कथन सही है? ना तो 1 और ना ही 2 सही है। तो सही क्या है? हीट वेव ग्रीष्म काल के दौरान किसी स्थान विशेष के औसत तापमान के असामान्य रूप से अधिक हो जाने को कहते हैं। यदि किसी मैदानी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 40 या इससे अधिक तथा किसी पहाड़ी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री या इससे अधिक तक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें चूना पत्थर होता है। टेरा रोसा लाल मृदा के लिए प्रयुक्त इटालियन शब्द है। इसका विकास चूना पत्थर के आबले अवशेषों से होता है। छठा क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? तो ये ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से संबंधित है।
जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने से संबंधित है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत ही आती है। निम्नलिखित आदिवासी समुदायों में से कौन सा नीग्रीटो प्रजाति का है? तो ये है सेमांग प्रजाति का। नीग्रीटो प्रजाति सबसे प्राचीन प्रजाति की श्रेणी में आती है और भारत में इस प्रजाति की कुछ जनजातियां दक्षिण भारत में निवास करती हैं। उत्तर पूर्वी भारत की नागा सेमांग जनजाति इस प्रजाति में शामिल है। निच्छालन प्रक्रिया संबंधित है तो किससे संबंधित? उपरोक्त में से एक से अधिक से, अर्थात ये भारी वर्षा क्षेत्र से, खनिज और मिट्टी से और पौधों की जड़ों से संबंधित है। निच्छालन प्रक्रिया के द्वारा मिट्टी में विद्यमान घुलनशील पोषक तत्व पानी में घुल जाते हैं और पानी के साथ रिश्ते हुए मिट्टी में से होकर के नीचे स्तर में पहुंच जाते हैं। भारत के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ये घटना अधिक होती है। एक बरसाती दिन में शुष्क बल्ब तापमापी आर्द्र बल्ब तापमापी की तुलना में ज़्यादा माप दर्शाता है। एक बरसाती दिन में शुष्क बल्ब तापमापी आर्द्र बल्ब तापमापी की तुलना में ज़्यादा माप दर्शाती है, क्योंकि आर्द्र बल्ब वाष्पीकृत शीतलता का अनुभव करता है। क्राल एक प्रकार की निर्मित संरचना है, तो यह एक दक्षिण अफ्रीकी की निर्मित संरचना है। क्राल दक्षिण अफ्रीका में लकड़ियों एवं झाड़ियों आदि व मवेशियों के बाड़ों के चारों ओर सामान्यतया गोलाई में बनाई गई झोपड़ी नुमा संरचनाओं को कहा जाता है। जापान के प्राकृतिक संसाधनों के बारे में एक सटीक कथन कौन सा है? इसमें से बताना है एक सटीक कथन कौन सा है। तो पहला, जापान ने बड़े पैमाने पर मछली पकड़ने के लिए समुद्र का इस्तेमाल किया। तो ये ऑप्शन क्या है? सटीक कथन है। पेट्रोल के बड़े भंडार जापान के उत्तरी भाग में स्थित है। तो ये गलत है। जापान में बड़े उपजाऊ मैदान है जो अनाज उगाने के लिए उपयुक्त है। तो सी ऑप्शन भी क्या है? गलत है। कोयले और लौह अयस्क के बड़े भंडार पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित हैं। तो ये भी गलत है। तो जापान के प्राकृतिक संसाधनों में सर्वाधिक प्रमुख समुद्री मछलियाँ हैं तथा मत्स्यन वहाँ की प्रमुख आर्थिक गतिविधि है। वहाँ खनिज संसाधन काफ़ी कम मात्रा में पाए जाते हैं तथा वहाँ की भूमि पर वनों का बाहुल्य है। जापान ने बड़े पैमाने पर मछली पकड़ने हेतु समुद्र का प्रयोग किया अतः जापान में प्राकृतिक संसाधन के संदर्भ विकल्प ए कथन ही सर्वाधिक सटीक है। विश्व में आधे से अधिक कहवा का उत्पादन होता है। तो ये ब्राज़ील में होता है। ब्राज़ील विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश, जिसमें वैश्विक कॉफ़ी आपूर्ति का 40% हिस्सेदारी है। वियतनाम दूसरा बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश, जिसका विश्व के कॉफ़ी उत्पादन में लगभग 20% हिस्सा होता है। जापान में औद्योगिक विकास के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा उत्तरदायी नहीं है? तो खनिज संसाधन की बहुलता उत्तरदायी नहीं है। जापान में उद्योगों का विकास सबसे बड़ी जनसंख्या वाले क्षेत्र में हुआ था। यहाँ सस्ते कुशल श्रमिक और बाजार दोनों की प्रचुरता, परंतु यहाँ खनिज संसाधनों की बहुलता का अभाव है। 14 नंबर है कि सामान्यतः विश्व का सबसे सर्द मानव निवास क्षेत्र ओयम या कोन किस देश में है? तो ये रूस में है। विश्व का सबसे सर्द मानव निवास क्षेत्र ओयम या कोन रूस में है। ये रूस की शाखा याकुतिया गणराज्य में इंडिगिरका नदी के तट पर अवस्थित एक ग्रामीण बस्ती है। सुमेलित करना है तो अत्यधिक गर्म कहाँ पर होगा? तो ये सहारा का मरुस्थल अर्थात ए का 4 के साथ मिलाएंगे। ए का 4 के साथ तो पहला बी ऑप्शन ही सही होगा, क्योंकि पहले का चौथा सहार है। तो बी का क्या करेंगे? सबसे ठंडा जो होगा अंटार्कटिका से मिला देंगे। अत्यधिक वर्षा जो होता है चेरापूंजी में और फिर अत्यधिक सूखा चिली में होता है। अत्यधिक गर्म सहारा, अत्यधिक ठंडा अंटार्कटिका और अत्यधिक वर्षा चेरापूंजी, अत्यधिक सूखा चिली में। निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है? तो इसमें से किस युग्म का मिलान सही है? तो बी का मिलान जो है सही है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में। भूमध्य सागरीय जलवायु में प्रदेश की अधिकांश वर्षा शीतकाल में प्राप्त होती है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में दोपहर पश्चात गरज के साथ संवहनीय वर्षा होती है और यह लगभग
वर्ष भर होती रहती है। मानसूनी क्षेत्र की अधिकांश वर्षा ग्रीष्म काल में मानसूनी हवाओं से प्राप्त होती और मरुस्थलीय क्षेत्रों में वर्षा यह या तो नगण्य होती है या अनिश्चित होती है, अतः सही उत्तर विकल्प भी सही होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि खोजकर्ता और जन्म स्थान, तो क्रिस्टोफर जो कोलंबस हैं इन्होंने किसकी खोज किया था? जैक्स कार्टियर थे, सर फ्रांसिस ड्रेक थे। तो यहाँ पर देखें ये जो कोलंबस थे, कोलंबस ने इटली की खोज किया था। मतलब कि इनका जन्म स्थान कहाँ पर है? क्या है? जन्म स्थान। तो यहाँ पे खोजकर्ता थे और खोजकर्ताओं के जन्म स्थान थे। तो यहाँ पे जो कोलंबस थे कहाँ के रहने वाले? इटली में इनका जन्म स्थान हुआ। जैक्स कार्टियर थे फ्रांस के रहने वाले और सर फ्रांसिस ड्रेक थे यूनाइटेड किंगडम के और फर्डिनेंड मैगलन ये पुर्तगाली के थे। निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो इसमें बताना है बी ऑप्शन भगवान महावीर सही सुमेलित नहीं है। तो बी भगवान महावीर बिहार, तो बी ऑप्शन सही है। मोइंडी राष्ट्रीय उद्यान भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है, तो ये तो सही होगा। ये भारत का 8वां सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। दूसरा है भगवान महावीर अभ्यारण्य गोवा के मोल्लेम शहर में स्थित है। यह गोवा का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। वर्ष 1969 में इसे वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया। और है अगला बलप्रक्रम राष्ट्रीय उद्यान भारत के मेघालय राज्य में गारो हिल्स के पास स्थित है। ये समुद्र तल से 200 से 800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो बलप्रक्रम कहाँ? मेघालय में। और मोइंडी जो है तमिलनाडु में है, लेकिन भगवान महावीर जो है ये बिहार में गलत है, ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। भगवान महावीर ये गोवा के मोल्लेम शहर में स्थित है, तो ये बिहार में ना होकर के गोवा में है। वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है तो कहाँ से? वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है तो ये प्राप्त करता है सूर्य से प्राप्त करता है। सूर्य पृथ्वी की ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। पृथ्वी की कुल ऊर्जा का लगभग 40% सूर्य से आता है और पृथ्वी की जो सूर्यक्षय प्राप्ति होता है या वो लघु तरंगों के रूप में प्राप्त होता है। दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण वायुमंडलीय गैसों विशेष रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा अवशोषित किया जाता है और वातावरण को अप्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के विकिरण के द्वारा गर्म करता है। सूर्य से प्राप्त होने वाली लघु तरंग विकिरण के कारण पृथ्वी गर्म नहीं होती है। पृथ्वी की सतह अपनी अधिकांश ऊर्जा लघु तरंग दैर्घ्य से प्राप्त करता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन का बृहद एवं उच्च स्रोत है, तो डी ऑप्शन एकदम से सही होगा। उपरोक्त में से एक से अधिक, अर्थात पृथ्वी की अनियांत्रिक भौतिक प्रणालियों के मुख्य घटकों में से एक वातावरण है। पृथ्वी का वायुमंडल लगभग 78% नाइट्रोजन, पृथ्वी का वायुमंडल लगभग 18% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 2% गैस से बना है। ऑक्सीजन के बृहद एवं उच्च स्रोतों में जंगल के पौधों के प्रकाश संश्लेषण से, समुद्री पौधों के प्रकाश संश्लेषण एवं घास के मैदानों में पारिस्थितिकी तंत्र के पौधों के प्रकाश संश्लेषण से ऑक्सीजन प्राप्त होती है। निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? तो नवीकरणीय एक इनमें उपरोक्त में से कोई नहीं। नवीकरणीय ऊर्जा न कोयला है, न कि ईंधन नहीं है, न पेट्रोलियम है, अर्थात इनमें से कोई नहीं होगा जो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। नवीकरणीय ऊर्जा प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा है जो खपत की तुलना में अधिक दर पर पुनः पूर्ति की जाती है। उदाहरण के लिए सूर्य का प्रकाश और हवा जो हैं ये नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है। दूसरी ओर जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, तेल, गैस गैर नवीकरणीय संसाधन हैं जिन्हें बनाने में करोड़ों साल लगते हैं। नभकीय ईंधन किसी परमाणु के विखंडन अथवा नाभ के संलयन के द्वारा उत्पन्न होने वाली ऊर्जा है। यह ऊर्जा गैर नवीकरणीय ऊर्जा अथवा विकल्प ई शक्ति है।
22 अप्रैल को मनाए जाने वाले पृथ्वी दिवस का संबंध किससे है? तो ये वातावरण से संबंधित जन जागरूकता से। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण के लिए मनाया जाता है। इसकी स्थापना अमेरिकी सीनेटर गैरोल्ड नेल्सन ने 1970 में एक पर्यावरण शिक्षा के रूप में की थी। 22 अप्रैल 2024 पृथ्वी दिवस की थीम ग्राम बनाम प्लास्टिक थी। 23 नंबर क्वेश्चन, पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों की अधिकाधिक प्रजातियां किस जंगल में निवास करती हैं? तो ये चीड़ के जंगल में निवास करती हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षी के अधिकाधिक प्रजातियां चीड़ के जंगल में निवास करती हैं और भारत में पक्षियों के कुल 130 प्लस प्रजातियां हैं। राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है तो ये संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षा दी जाती है। राष्ट्रीय उद्यान में संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षा प्रदान की जाती है और राष्ट्रीय उद्यान उन क्षेत्रों में है जो प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण के उद्देश्यों से सरकार के द्वारा स्थापित किए जाते हैं। राज्य सरकार अधिसूचना के द्वारा राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकती है। और इसी के साथ विश्व का जो भूगोल है, विश्व का भूगोल ये समाप्त होता है। घटना चक्र का विश्व का भूगोल समाप्त होता है। तो हम मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ अगली क्लास में। तब तक आप इन सभी प्लेलिस्ट के वीडियो को आप बार बार रिवीजन करें और बार बार देखें, तभी आपकी तैयारी एक बेहद अच्छे तरीके से हो सकती है। चलिए मिलेंगे नई क्लास में, तब तक आप इसे पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।